अब जैसा कि अभी आपने कहा, ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ लगातार जो इजरायली अमेरिकी हमले हो रहे हैं उसमें आम लोग काफी मारे जा रहे हैं। तो इसमें फिर आम लोगों का जो जनता की वहाँ की एक गुस्सा डेफिनेटली वो बढ़ेगा। और कितने दिन तक ईरान इन हालात में टिक पाएगा जंग के अंदर? देखिए, ये अभी शुरुआत है बहुत कहने के लिए, लेकिन देखिए एक ये तो हकीकत है कि अब ईरान के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे फोर्सेस प्रो सरकार हैं। वो फोर्सेस भी हैं वहाँ पर जो कि सरकार के ख़िलाफ़ हैं, जो ख़ामेनी के ख़िलाफ़ थे, या जो अभी जो IRGC और जो इस्लामिक रजीम है उसके ख़िलाफ़ हैं। तो वो हैं मौजूद, और उनको ताकत देने की कोशिश इजराइल और अमेरिका भी कर रहा है कि भाई वो बार बार ये मैसेज भी दे रहे हैं कि देखिए हम कर रहे हैं अपना काम, आप भी उठिए। और ये उनका मकसद भी था कि देखो हम डिस्ट्रॉय करें और वो फिर उठ खड़े हों, उनको हम सपोर्ट करें ताकि वो अंदर से एक विद्रोह हो। तो वो कोशिश है उनकी। मगर आप देखिए कि ईरान में मगर क्या हो रहा है कि बड़ा मुल्क है, जोग्राफी उसकी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स और तादाद बहुत कम है, तो उतनी मजबूत तो नहीं है उसकी एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी। वो बहुत ही किसी ख़ास जगह के लिए उन्होंने डिफेंस सिस्टम्स अपने रखे हैं, और वो भी उतने इफेक्टिव नहीं है। जाहिर सी बात है अमेरिका और इजराइल उसको भेद पा रहा है और हमला कर रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल ईरान में परिवर्तन करना मुश्किल है, क्योंकि ईरान में क्या हुआ है कि ईरान ने बहुत पहले से ये किया है कि उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया है अपना कमांड सेंटर। तो उनके यहाँ सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर नहीं है कि ये एक कमांड सेंटर है और यहीं से सब कमांड हो रहा है, सारे लोगों को यहीं से कमांड मिल रहा है कि आप यहाँ अटैक करिए, आप यहाँ। तो एक कमांड सेंटर नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। तो डिसेंट्रलाइज्ड होने से क्या है कि इजराइल और अमेरिका को रीड करना, उनकी रणनीति को रीड करना मुश्किल होता है। किसी भी देश में क्या होता है कि युद्ध होता है तो एक देश का एक कमांड सेंटर होता है, वहाँ से वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बदलते हैं जैसे जैसे युद्ध बदलता है। तो आप उस स्ट्रैटेजी को रीड कर सकते हैं कि अच्छा ये अब ऐसे कर सकते हैं, या ये करेंगे, या इनके पास 6 विकल्प हैं तो इसमें से ये विकल्प चुन सकते हैं, या सेकेंड विकल्प ये हो सकता है, और उस हिसाब से सामने वाला भी अपनी रणनीति बनाता है। ईरान में क्या हो रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, तो आपको अलग अलग लोगों को टारगेट्स दे दिए गए हैं। तो कोई जहाँ पर बैठा है उसके पास एक टारगेट है कि उसको कहाँ कहाँ अटैक करना है, UAE में कहाँ करना है या इजराइल में कहाँ करना है, और क्या उसके एसेट्स है जिसको उसे टारगेट करना है, वो कभी भी अपने हिसाब से करेगा। तो वो रणनीति रीड करना मुश्किल है। ये एक मुश्किल है इजराइल और अमेरिका के लिए इस वक्त। दूसरा ये कि ये जो चीज़ें हैं जिसमें कि विरोध हो, ख़ामेनी की जिस तरह से मौत हुई है वो भी अपने आप में ईरान में एक तरह का उसकी वजह, ख़ामेनी को वहाँ पर लोग यही कह रहे हैं ना कि शहीद हो गए, मार्टियर हो गए, और जिस तरह से पूरे परिवार के साथ हो गए। फिर हमें ईरान को और शिया कम्युनिटी को भी समझना होगा कि शिया कम्युनिटी तो वो कम्युनिटी है जो मार्टियरडम को, शहादत को ही सेलिब्रेट करती है, और दिन रात उनका जो अस्तित्व है, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो शहादत पर बेस्ड है कि हम वो शहादत को इतना, या जो मार्टियरडम है उसको इतना अहमियत देते हैं या उसको प्रमुखता देते हैं। तो अगर ख़ामेनी नहीं मरते और बंकर में छिपे होते तो अलग तरह का कोई रिएक्शंस हो सकते थे लोगों के बीच में। मगर ख़ामेनी अपने घर में बैठे हुए थे, अपने फैमिली के साथ, अपने बीवी के साथ, अपनी बहू के साथ, बेटी, दामाद, बच्चे, पोते पोतियाँ, और वहाँ पर वो सब मारे गए हैं। तो वो एक तरह उसके ख़िलाफ़ उतनी आवाज़, अभी लोगों की सिंपैथी है। तो ईरान में एकदम से कोई रिवोल्ट हो जाएगा वो अभी फ़ौरन पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अमेरिका और इजराइल उसे कैसे और आगे बढ़ाएंगे, और क्या जो फोर्सेस अगेंस्ट हैं वो और ताकतवर हो जाएंगी। तो इसलिए एक फैक्टर ये भी है कि जिस तरह से ख़त्म हुए ख़ामेनी, उसकी वजह से वैसा एक तरह की सिंपैथी है उनके लिए।